हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स को साथ में पढ़ा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक कार्व है जो वीडियो के एंड में ज़रूर से बताया जाएगा। इस स्टैंडर्ड का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, मतलब कि यहाँ पर कैश फ्लो बनाना सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स जो अलग से स्पेसिफिक आइटम्स के लिए रखे हैं वो भी सीखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ये अवेलेबल है, हमारे कोर्स पे अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेकआउट करें, ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर इस कोर्स को भी भरपूर प्यार दें। यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जो लैंग्वेज ज़्यादा सूट करती है उसमें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलो, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो। सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कितना कैश अपने पास आया और कितना आउटफ्लो हुआ। सिंपली आपके पास एक पॉकेट है, एक बिजनेस का कैश ओपनिंग बैलेंस होता है, उसमें कितना ऐड ऑन हुआ, कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली बताता है। ओके, एंड यहाँ पर हमेशा कैश की बात नहीं करी जाती, इंस्टीड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करी जाती है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब सिर्फ वो पैसा नहीं, इंस्टीड बैंक का बैलेंस इसमें आता है। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह आती है। इसका मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो बहुत ही आसानी से इनकैश हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई कंटिजेंसी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इवन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज इक्वल टू कैश, दैट्स वाई इसका हेड क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पर कैश मतलब कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के साथ में, पर एफडी नहीं। अगर कोई पीरियड टर्म डिसाइडेड है तो वो एफडी आरडी नहीं मानी जाएगी, इस कैश में इंक्लूड नहीं की जाएगी, दो इट इज़ इक्विवेलेंट टू बैंक में बैलेंस है तो भी। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इजीली इनकैशेबल नहीं है, हम जब चाहे जब इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपल यहाँ पर एक स्कोप दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब या तो असली में पैसा हो या फिर बहुत आसानी से इमीडिएटली जब चाहे जब पैसे में कन्वर्ट किया जा सके, तो वो हेडिंग में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट क्या है। अभी हमने जैसे बात करी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैंने बोला, हाईली लिक्विड है, जब चाहे जब इसे इनकैश किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इंक्लूड्स ऑल इन्वेस्टमेंट अप टू 90 डेज, 3 महीने के अंदर 90 डेज वाले तक इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर विच रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑन बैलेंस शीट डेट इज 3 मंथ्स और लेस इज ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। अगर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एग्जाम्पल आपकी एफडी है, आपने 5 साल कराया, ओके, पर आप जब बैलेंस शीट डेट पर हो ना तो आपके 4 साल और 10 महीने हो चुके हैं, तो सिर्फ 2 महीने बाकी है एफडी को मैच्योर होने में। तो सिंस 2 महीने इनकैश होने में बाकी है, तो इस वाली एफडी को भी इस वाले साल के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माना जा सकता है। फिर से पढ़ेंगे, एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका पीरियड अभी मैच्योरिटी का 3 महीना या 3 महीने से कम हो तो उसे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माना जा सकता है। बैंक ओडी क्या होता है? अगर आपके पास बैंक ओडी है, मतलब आपके बैंक ने आपको एक्स्ट्रा लिमिट सैंक्शन कर रखी है कि अगर पैसा नहीं हो तो भी आप ओवर ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो। ये सिंपली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। इफ़ ओवरड्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, जैसे हमेशा लेते रहते हैं, एक बैंक मैनेजमेंट का पार्ट है कि हमेशा हमें आम बिजनेस में लेना पड़ता है। ओके, तो देन क्लासिफाइड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्या है, पैसा मिल रहा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर ये रोज़मर्रा के मैनेजमेंट का काम है, डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन वर्क है, तो इसे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मान सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और इक्विटी में कर दिया तो उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कभी भी माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 हेड्स होते हैं और एक चौथा आपको पार्ट दिया जाता है। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम एक एक करके चर्चा करेंगे, पर सिंपली मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऐसी एक्टिविटी जिससे बिजनेस चल रहा है, डे टू डे रूटीन का बिजनेस है, उसका मेन काम ही वही है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो, जो भी एक्सपेंसेस हो, वो किस में आते हैं? रेवेन्यू एक्टिविटी में आते हैं। किस में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, अगर आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड कोई इनफ्लो आए या कोई आउटफ्लो आए जाए
तो क्या कहा जाएगा, वो अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई किया जाएगा, इसके अंदर इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस को पैसा चाहिए होता है, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए हो, तो वो जहाँ से भी सोर्स ऑफ फंड से पैसा बोरो करता है, उठाता है, वो कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उससे रिलेटेड अगर उसने इंटरेस्ट भी दिया तो वो भी कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है और आपने उसको कहीं पर डिपॉजिट कर दिया, या फिर आपने कोई मशीन खरीद ली, चाहे वर्किंग कैपिटल हो चाहे आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या फिर आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड के पर्पज से खरीदा, कोई भी रीज़न हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई सरप्लस को पार्क किया है, तो वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके तीनों के अलावा एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी हमने जिसे डिस्कस भी किया। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे मुद्दा क्या है। एक्चुअली बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अब लिक्विडिटी पर, ओके, कि कितना पैसा अवेलेबल है। जितना आसानी से पैसा अवेलेबल है उतना ही उसके पास चांसेस है एक्सपैंड करने के, अपने आप को बढ़ाने के। और अगर कैश की मारामारी है, अगर आसानी से पैसा अवेलेबल नहीं है, लोन्स आसानी से नहीं मिलते, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बिजनेस की ग्रोथ रुक जाए, हैम्पर हो जाए। ओके, तो हम देखते हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कैश में क्या चेंजेस हुए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या चेंजेस हुए। ये आपको बताता है कि आपका बिजनेस कितना जनरेट कर सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है। इसके अलावा लास्टली आपको ये और भी समझने में हेल्प करता है टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ जनरेशन। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है पहले क्या हो चुका है, कैश में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, और आपका टाइमिंग और सर्टेनिटी कितनी है कि कैश कितना आएगा। इस बेसिस पर आप अपनी बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमाइज करने का प्रॉफिट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इवन अगर आप मर्जर्स, एक्विजिशंस और आपने कई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बजट एनालिसिस ऐसा सब भी करते हैं, तो भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। आपको पता करना होता है कि अल्टीमेटली मुझे कितना पैसा मिल सकता है, मिलने वाला है, ताकि आप फर्दर डिसीजन मेकिंग कर पाए। बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन आपको लिक्विडिटी बता देता है, आपकी सॉल्वेंसी बता देता है कि आप कितने पानी में हो, कितने कर्जे में हो और कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के चांसेस है। फॉल्ट होने के चांसेस हैं तो आपकी सॉल्वेंसी रेशियो ख़राब दिखाएगा, लिक्विडिटी का क्रंच दिखाएगा। ओके, तो सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन दिखाता है, मतलब कितना आसानी से कैश अवेलेबल है, और सॉल्वेंसी बताता है मतलब कोई डिफ़ॉल्ट होने के चांस है या नहीं है। फैसिलिटेट्स कैश मैनेजमेंट, आपको सपोर्ट करता है कैश मैनेजमेंट में, कितना आया कितना गया, आपको एक ओवरव्यू, एक कंट्रोल मिलता है अपने कैश पर। वरना आपको पता है ना, आपके वॉलेट में भी कई बार बहुत सारा कैश रहता है, ठीक है, पर कितना आया कितना गया इसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे ऐसा कुछ ऐप यूज़ करते हैं तो फिर भी आप कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं, अच्छा मेरे पास इतने रुपए थे और इतना इतना खर्चा हो गया। पर कैश का हिसाब रखने में ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक मैनेजमेंट को अपने बिजनेस का कैश मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बाइफरगेट करके बताता है यार किस में कितना इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है, एक्टिविटी वाइज भी आपको डिवाइड करके बताता है। कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बताता है, ये तो पता ही है। इसके अलावा पिछले साल का भी बनाएगा, इस साल का भी बनाएगा, तो आप पिछले पीरियड से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं आपकी कैश की पोजीशन क्या चल रही है। लास्ट में आपकी एफिशिएंसी बताता है, जैसे आपको पता है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ठीक है, बाकी एंटिटीज से कंपेयर किया जा सकता है। इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिंपली क्या होता है, ऐसी एंटिटी से डिराइव करते हैं, ऐसी एक्टिविटी से डिराइव करते हैं जो इसका प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, हेंस दे प्राइमरीली रिलेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द एंटिटी। एक्चुअल में असली बिजनेस क्या है, डे टू डे बिजनेस क्या है, वो मेन बिजनेस कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उससे रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर क्लासिफाई किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इनफ्लो मतलब एग्जाम्पल, कोई आपने गुड सेल किया, उससे आपको रिसिप्ट हो गई। ओके, कोई आपने सर्विसेज दी, उनसे आपको रिसिप्ट हो गई, आपको रेवेन्यू जनरेट हो गया। कहीं पर आपने कोई सप्लाई गुड्स को परचेज किया, सर्विसेज को रिसीव किया और आपने कोई पेमेंट किया, तो ये कहलाएगा आउटफ्लो। सिंपली जेब से पैसा आ रहा है या जेब से पैसा जा रहा है, बिजनेस में पैसा इनफ्लो हो रहा है या बिजनेस से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। कोई आपने रॉयल्टी, फीस, कमीशन, रेवेन्यू ऐसा कुछ की रिसिप्ट कर ली, या फिर ऑन द अदर हैंड आपने कोई एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर दिया।
रिसिप्ट फॉर इंश्योरेंस एंटिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है अगर आपकी इंश्योरेंस की कंपनी है, ओके, और आप इंश्योरेंस ही लेन देन करते रहते हैं, प्रीमियम्स आप रिसीव करते हैं और क्लेम्स आप सेटल करते हैं, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या हो सकती है, रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है, जो कि रेवेन्यू का सोर्स है, मेजर रेवेन्यू का सोर्स है, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई होगा। कैश पेमेंट ऑफ जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी एक्सपेंस कर दिए बिजनेस चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ओके। कैश रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हेल्ड कर रखा है, उससे अगर कोई रेवेन्यू आया तो ये आपका इंड एस रेवेन्यू वाले में आता है, 115 में, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। अगर उससे भी कुछ जनरेट हुआ है आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी की वजह से है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी की वजह से, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो मान सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई टैक्सेस पेमेंट कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग कर दिया, तो अपने अपने हेड में क्लासीफाई हो जाएगी। इनफ्लो हुआ तो इनफ्लो में ऐड कर देंगे, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो आप हटा देंगे, माइनस कर देंगे। नॉर्मली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नॉर्मली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, हम बोलते हैं नॉर्मली ये P&L में दर्ज किया जाता है, ये P&L में इंक्लूडेड होता है, पर कैश फ्लो इनसे असेट को सेल करने से जो होता है वो आपकी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो जनरली वो P&L में होता है, तो आपको P&L से हटाकर इन्वेस्टिंग पार्ट में, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आप हटाएंगे और आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ओके। अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग कैश फ्लो मस्ट बी एडजस्टेड अमाउंट ऑफ सच P&L, मस्ट बी एडजस्टेड बाय अमाउंट ऑफ सच P&L, इस P&L के अमाउंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट किया जाता है और P&L में से हटाया जाता है। प्रॉपर्टी बिल्ट फॉर लेट आउट, सिंपली आपने क्या कर रखा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई लैंड, शॉप, हाउस, कुछ भी, फ्लैट, कोई भी एक ज़मीन खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, और आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है इसको किराए पर चढ़ाकर किराए की इनकम लेना। अगर ये पर्पस है तो सोली ये वाली चीज़ आपकी प्रॉपर्टी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इससे जो भी इंटरेस्ट आया, आपको जो भी रेंट आया, ये सब भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपने पैसा लगाया, आउटफ्लो हुआ, माइनस कर देंगे, आपको कुछ रिटर्न आया तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही ऐड और लेस होएगा। तो कैश रिसीव फ्रॉम रेंट या फिर कैश रिसीव फ्रॉम सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, बाद में बेचकर जो पैसा आया, वो सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है, पर इसे जनरली किस में क्लासीफाई किया जाता है, इसे जनरली आप किस में क्लासीफाई करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पर आपका बिजनेस ही अगर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का है, अगर आपका बिजनेस ही क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का है, तो आप क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले आपको कैश फ्लो बनाते वक्त समझना होगा कि हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट, इनकम, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एंटरप्राइज। एग्जाम्पल बैंक्स है, तो उसके लिए इंटरेस्ट की इनकम क्या होगी, उसकी तो रोज़मर्रा का रूटीन वर्क है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। हमारे लिए अगर हम नॉर्मली बात करें और बैंक से हमें इंटरेस्ट आए तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, हमने बैंक को इंटरेस्ट देना पड़े तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। सिमिलरली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका ऐसे फॉर्म हो, आप अगर बैंक या NBFC हो, अदरवाइज ये अपनी अपनी कैटेगरी में जाते हैं। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड भी चलता है और इनडायरेक्ट मेथड भी चलता है। इन दोनों ही तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें तो हम बात करते हैं नॉर्मली इसमें कैश फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो नॉर्मली आपका रेवेन्यू है या फिर आपको लेटर से कलेक्ट हो गया, जो भी आपका ऐड हो रहा है वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और सिंपली अगर आपने कुछ पेमेंट कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, आपने कोई एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, तो वो आप माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। टैक्स को भी लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये आपका मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इस तरीके से किया जाता है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इसमें नॉर्मली लिया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपका जो P&L से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अमाउंट को उठा कर लेते हैं, इसमें नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट कर देते हैं। मान लो कोई कैश आइटम है जिसका, मान लो आपने कोई प्रोविजन बनाया, नॉन कैश आइटम है, आपने पर एक्सपेंस की तरह उसे माइनस कर दिया, उसे डेबिट कर दिया P&L में, तो उसे एड बैक किया जाता है। सिंस ये कैश का आउटफ्लो नहीं है पर फिर भी माइनस हो रखा है, जैसे डेप्रिसिएशन बोला, अमोर्टाइजेशन बोला, इम्पेयरमेंट लॉस बोला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोला, फिक्टिशियस असेट का रिटर्न ऑफ बोला। तो ये सब क्या चीज़ें हैं कि असली में आउटफ्लो नहीं हुआ, असली में आउटफ्लो नहीं हुआ पर P&L में डेबिट फिर भी कर रखा है, माइनस फिर भी कर रखा है।
तो इसे ऐड बैक कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है नॉन कैश आइटम। यहीं पर अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोले तो जैसे कोई भी चीज़ हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वगैरह, तो जैसे लॉस ऑन कोई भी असेट का इंटरेस्ट का एक्सपेंस, कोई प्रीमियम हो ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी हो तो वो ऐड बैक कर दिया जाएगा। अगर लॉस है, डेबिट हो रखा, माइनस हो रखा है तो आप ऐड बैक कर देंगे, और यहीं पर अगर कोई प्रॉफिट्स हो रखे हैं तो आप उसे लेस कर देंगे। इस तरीके से आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ओके, आपका ये बैलेंस शीट है, आप मान के चलो एग्जाम्पल आपका करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर असेट साइड में भी कुछ इंक्रीज हुआ होगा, तो हम मानते हैं कैश इंक्रीज हो गया। कैश अगर इनफ्लो हुआ है, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से चल सकते हैं। सिमिलरली अगर करंट लाइबिलिटी फॉल हो गई, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डेंस में कैश फॉल हो गया होगा, इसलिए हम कैश को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चल सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है ऑपरेटिंग कैश बिफोर टैक्स। यहाँ पर टैक्स भी लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, ये दो मेथड्स हैं जो आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब आपने कुछ भी सरप्लस क्या कर रखा है, अपना पार्क कर रखा है, और उससे कोई भी रिटर्न आए, चाहे इन्वेस्टमेंट दिया तो आपका माइनस हो जाएगा कैश फ्लो में से। इन्वेस्टमेंट आपने एनकैश किया तो आपका प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न आया तो आपका ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कोई सैक्रिफाइस ऑफ करंट रिसोर्स किया है इन व्यू ऑफ मोर रिटर्न इन फ्यूचर। ऑल एंटिटीज नीड सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्यूचर सर्वाइवल। उनको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना होता है, चाहे आप अपना सरप्लस पैसा पार्क करें या फिर आप फर्दर और प्रोड्यूसिंग मशीन्स में लगाएं। इंड AS 7 prescribe that all cash flow on asset is investing activity except those which has been classified as part of working capital। अगर वर्किंग कैपिटल का पार्ट है तो हम ऑपरेटिंग में देख लेंगे, अदरवाइज सारे के सारे जो भी असेट्स है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट माने जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई रिसिप्ट फ्रॉम, आपने कोई क्या कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटैंजिबल असेट या अदर कोई लॉन्ग टर्म असेट को सेल किया। अगर सेल किया तो आपके पास पैसे आए तो आपका इनफ्लो है। ठीक है, आपने कोई इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर उसको सेल ऑफ कर दिया, उससे इनकैश कर दिया, रिडीम करवा लिया तो पैसे आए तो इनफ्लो। आपने कोई रीपेमेंट ऑफ एडवांस, है ना, आपको रिसिप्ट हो गया, कोई किसी ने आपका लोन चुका दिया, ठीक है, आपने लोन दे रखा था, एडवांस दे रखा था, वो अगर किसी ने पे बैक कर दिया तो आपको पैसे आ गए, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो मान लिया जाएगा। ठीक है, कोई फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप ऐसा कुछ किया है और उससे आपको पैसे आ गए तो आपका इनफ्लो मान लिया जाएगा। सिमिलरली अगर इनका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पेमेंट रिक्वायर्ड है, आपने परचेज करना है तो पेमेंट आपकी पॉकेट से गया तो ये आउटफ्लो कहलाएगा। सिमिलरली इक्विटी, डेट, इन सब में पैसा लगाया, पैसा गया तो पेमेंट माना जाएगा, आपका आउटफ्लो माना जाएगा। कोई आपने कैश एडवांस दिया, मतलब लोन दिया किसी को, तो पैसा गया तो आउटफ्लो माना जाएगा, है ना। कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर फॉरवर्ड, इन सब के लिए आपने कोई परचेज किया तो आपका कैश गया तो आपका आउटफ्लो माना जाएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब ड्यूरिंग एन एंटिटी के पूरी लाइफ में उसको कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोरो करना पड़ता है। ठीक है, तो इट नीड्स मनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज फॉर वर्किंग कैपिटल। उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोरो करना पड़ता है। फॉर नीड ऑफ मनी फंड्स आर रेज्ड। जो पैसे बोरो किए जाए, रेज किए जाए, वो सब किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मल्टीपल सोर्स हो सकता है, चाहे बैंक हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे मार्केट हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे पापा हो, कोई भी चला हो सकता है। अगर आपने सोर्स ऑफ फंड्स रेज किए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज तो वो कहलाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर आपका काम ही यही है, लोन देना और लोन लेना, तो फिर आपके ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, ऑल सच कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स दे रखे, मान लो आपने शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, आपने शेयर्स इशू कर दिया और आपको पैसा मिल गया, इनफ्लो। आपने शेयर्स को रिडीम कर दिया तो आपका पैसा चला गया तो आपका आउटफ्लो। आपने कोई डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, इन सब को इशू कर दिया और आपको कैश मिल गया, पैसा मिल गया तो इनफ्लो। इनको रिडीम कर दिया, रीपे कर दिया तो आउटफ्लो। यहीं पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह पैसे ले लिए तो क्या आ जाएगा, इनफ्लो।
और यहीं पर पैसे रिडीम कर दिए तो क्या जाएगा, आउटफ्लो, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। पैसा जेब में आया तो इनफ्लो, पैसा जेब से गया तो आउटफ्लो। अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बोरो है, लोन है, तो ये कहलाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। All cash flows are classified as reconciliation item for which cash management decision is still pending. Okay, इन्हें हम CCE की तरह, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह भी कंसिडर करते हैं, उसके अंदर मार्क करते हैं। रिपोर्टिंग कैश फ्लो ऑन नेट बेसिस, ऑल कैश फ्लो आर प्रेजेंटेड ऑन ग्रॉस। हमेशा पूरा का पूरा, आपने कोई चीज़ बेची, कोई चीज़ खरीदी, कुछ भी डिफरेंस हुआ तो पूरा का पूरा गया जो पैसा माइनस किया जाता है, और कोई एड ऑन हुआ वो लेस किया जाता है। नेट इफेक्ट जनरली नहीं देते अनलेस इंडियस खुद ही बोले कि अरे यार नहीं, इसका तो नेट ट्रीटमेंट करना। तो अनलेस अलग से बोला जाए कि नेट ट्रीटमेंट करना, आप हमेशा ग्रॉस अमाउंट से ही ट्रांजैक्शन को अपने कैश फ्लो में शो करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो। फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो, जो भी इनफ्लो आउटफ्लो आया वो उसी डेट से मार्क होगा, पर अगर आप कन्वर्ट करते फॉरेन करेंसी को तो जिस दिन कैश फ्लो बन रहा है उस दिन की रेट से होगा, जिस दिन कैश फ्लो बन रहा है उस दिन की रेट से कन्वर्जन होगा। ओके, पर अगर कोई प्रोविजंस बना रखे और अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस, पर प्रोविजन बना रखे, तो आप उसे एलिमिनेट कर देंगे, उसे नॉन कैश आइटम मानकर हटा देंगे। ओके, तो कौन सी रेट से चेंज होगा, जो करंट डेट जिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है उस डेट से करेंसी एक्सचेंज होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, और अगर अलग से कोई प्रोविजंस बना रखे पर असली में अभी तक एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ है वो गेन या लॉस, तो उस प्रोविजन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा नॉन कैश आइटम मानकर। टैक्सेस का क्या करें, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया जाता है एक्सेप्ट व्हेन रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अलग से आपने मान लो डिविडेंड इशू किया, ठीक है, डिविडेंड पे किया और डिविडेंड टैक्स लग गया। ठीक है, तो डिविडेंड पे करना आपकी कौन सी एक्टिविटी है, मान लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, आपने सोर्स ऑफ फंड्स लिए, उस पर रिटर्न दिया लोगों को, तो डिविडेंड पे करना अगर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और उस पर आपका डीडीटी लग गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो ये डीडीटी जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अदरवाइज नॉर्मली जो टैक्सेस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से एडजस्ट होते हैं। एग्जाम्पल TDS ऑन इनकम, कैपिटल गेन जो भी है जिससे भी रिलेटेड है उस एक्टिविटी में जाएगा, और जनरली कहाँ पर जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब देखते हैं चेंजेस ऑन ओनरशिप रिलेशन इन सब्सिडरी और अदर बिजनेस। सिंपली देखेंगे सबसे पहले कि अगर आपने कोई और शेयर्स ले लिए या और शेयर दे दिए, ठीक है, लिया या दिया, उससे देखेंगे आपकी ओनरशिप में चेंज हुआ या नहीं हुआ। मान लो आप पहले 100% पे थे, फिर आपने 5% दे दिया, अभी आपके पास कितने पास रह गया, 95%। तो भी आप 100% पे जितना आपके पास राइट था, क्या 90% पे 95% पे भी आप उतना ही राइट रखते हैं? हाँ, ओनरशिप उतनी रखते हैं, डाइल्यूट नहीं हुई। ठीक है, समझ रहे, मेन बोलबाली आपकी चलेगी। मान लो पहले आप 60% पे थे तो आप होल्डिंग थे, आपके लिए वो मेजर होल्ड ओनरशिप थी, और मान लो आपने कितना दे दिया, 20% दे दिया, अब आपके पास कितना रह गया, 40%। तो आप डाइल्यूट हो गए, अब आप मेजर से माइनर हो गए। ठीक है, अब आप होल्डिंग से आपकी वो होल्डिंग नहीं रही। तो अगर रिलेशन चेंज हो जाए, अगर ओनरशिप का रिलेशन चेंज हो जाए, शेयर्स तो चेंज होंगे पर उस शेयर के कंट्रोल से अगर ओनरशिप चेंज हो जाए, ओनरशिप का कंट्रोल चेंज हो जाए, तो ही हम क्या मानेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अदरवाइज हम हमेशा क्या मानेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन रिलेशन टू दैट डज नॉट रिजल्ट इनटू कंट्रोल या लॉस ऑफ कंट्रोल, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंट्रोल मिला या गया क्या, अगर सेम है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर चेंज हुआ है कंट्रोल, चाहे आया हो चाहे गया हो, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल, आप पहले 80% की पोजीशन पे थे, अब कितने पर आ गए, 50% पर। 50% चला गया, मतलब अब आपके पास कितना रह गया, ओनली 30%। कितना रह गया, रिमेन कितना है, रिमेनिंग बच गया 30%। क्या 80% से आप 30% पे आए, क्या आपका ओनरशिप कंट्रोल चला गया, क्या कंट्रोल गया, 80% की जगह 30% पे आ गया, कंट्रोल गया, चेंज हुआ तो कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 10% से थे, 80% ऐड हो गया, अब आप कितने पे आ गए, 90% पे। क्या कंट्रोल चेंज हुआ, अब सारा आपके कंट्रोल में आ गया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप 100% पे थे, 20% दे दिया, अभी आप 80% पे हो, क्या कंट्रोल चेंज हुआ, पहले भी आपका ही मेजर कंट्रोल था, अभी भी आपका ही मेजर कंट्रोल है, तो फाइनेंसिंग। कंट्रोल सेम है तो फाइनेंसिंग,
हम यहाँ पर अलग से अपना बनाते हैं, ठीक है। लिखो, अगर कंट्रोल सेम है तो कहलाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर कंट्रोल चेंज हुआ तो कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और कैश फ्लो प्लस माइनस हो जाएगा, पैसा जेब में आ रहा है तो इनफ्लो, पैसा जेब से जा रहा है तो आउटफ्लो। इधर तक में कोई भी डाउट हो तो पूछना है। ये पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, पीडीएफ के फॉर्मेट में है, ओके। और बहुत इजीली आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये कहाँ पर अवेलेबल है? हमारे ऐप पर अवेलेबल है। नया ऐप बनाया है, उसे प्लीज़ डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेकआउट करें। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है कार्व। यहाँ पर क्या दे रखा है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 IAS 7 है ना, वो आपको ऑप्शन देता है। क्या देता है? ऑप्शन देता है कि ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, ठीक है, चाहे आप चाहो तो आप उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी बता सकते हो, ठीक है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है तो आप चाहो तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखा सकते हैं, है ना, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा लो, ओके। आपको IAS 7 ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो इसको ऑपरेटिंग दिखाओ, चाहो तो आप इसको फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग दिखा लो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। पैसा गया, इन्वेस्टिंग पेमेंट कर रहे हैं तो आपका फाइनेंसिंग है, और आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, रिटर्न आपके पास आ रहा है तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर आपके पास इंड AS 7 है, वो आपको कोई ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। आपको इसे डायरेक्टली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लेकर जाना है। नो ऑप्शन टू क्लासिफाई दिस अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने कोई डिविडेंड पेमेंट किया तो डिविडेंड पेमेंट आपके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी नॉर्मली। पर इंड AS 7 आपको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर IAS 7 आपको ऑप्शन देता है कि आप इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरह क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, और चाहो तो ऑपरेटिंग की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का स्कोप वाइडर है और वो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता और आपको ऑप्शन देता है। ये कार्व आउट इसलिए है क्योंकि इंड AS में से ये चीज ऑप्शन हटा दिया गया है। अगर कोई चीज़ हटाई जाए तो कार्व आउट, ऑप्शन हटा दिया गया है कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते। आई होप आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आया होगा, बनाना समझ आया होगा। ट्राई करना, क्वेश्चंस, थियरी क्वेश्चंस को ज़रूर से अटेम्प्ट करना, बहुत आसानी से इसको पढ़ने के बाद में हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई बात अच्छी लगे, बुरी लगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। हमारी ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं, ओके। और वहाँ पर ये PDF नोट्स अवेलेबल है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।